बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा टॉपिक है आज का प्री इस्लामिक अरब ट्रेड। मतलब कि जितनी भी ट्रेड हुआ करती थी इस्लाम के आने से पहले प्री इस्लामिक, वो तमाम हम इस गिवन आउटलाइन के मुताबिक डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। Before Islam, Arab nations and traders used land and sea routes for trading. Some areas were called the ancient trade route. इसमें ये कहा जा रहा है कि इस्लाम से पहले जो अरब थे या अरब ट्रेडर थे वो लैंड के ज़रिए और सी के ज़रिए तिजारत किया करते थे, मतलब कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया करते थे। और इसके अलावा कुछ ऐसे रूट्स भी थे जिनको इंसेंस ट्रेड रूट कहा जाता था। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया कि ओमान में और यमन में, साउथ अरेबिया में काफ़ी ज़्यादा इंसेंस पाया जाता था और उस वक्त इंसेंस की काफ़ी इम्पोर्टेंस थी। तो जिन एरिया से, जिन रूट से, जिन रास्तों से इंसेंस को ट्रेड किया जाता था उनका नाम इंसेंस ट्रेड रूट पड़ गया था। आल्दो उन रूट से बाकी चीज़ें भी ट्रांसपोर्ट की जाती होंगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता होगा, लेकिन बस उन रूट्स का नाम इंसेंस ट्रेड रूट पड़ गया क्योंकि सबसे पहले उनके ऊपर इंसेंस जो है उसको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया गया था। एंशिएंट मैरीटाइम ट्रेड। In the time of Sargon of Akkad, there were ships trading in Magan, which is now Oman. They found India's good like seals in cities such as Urkish and Bahrain. This proved that trading by sea was common and famous as far back as 3000 BC. Bahrain and other places in the Persian Gulf were busy ports for the ships traveling between Iraq and India. सो इन द टाइम ऑफ सर्गन ऑफ एकड, इसका मतलब ये है कि जो सर्गन ऑफ एकड है ये अकेडियन एम्पायर का एक रूलर हुआ करता था जो कि 2300 BC में था। तो ये जो एंशियंट टाइम है ये उसी टाइम को हाईलाइट कर रहा है कि सर्गन ऑफ एकड के पीरियड में बहुत सी शिप्स जो हैं वो मैगन में मिले। मैगन मतलब कि जो प्रेजेंट डे पे ओमान है, ओमान का ओल्ड नेम जो था वो मैगन था। इसको मैजन भी कहते हैं लेकिन मैगन भी इसको कहा जाता है। उसके अलावा ये कहा गया है कि इस ज़माने में 2300 BC के ज़माने में जितने भी इंडियाज़ के गुड्स थे जैसे कि सील्स हो गए वो जो है कुछ इलाकों में पाए गए जिसको उर कहते हैं, किश कहते हैं और बहरीन। इन इलाकों में ये इंडियाज़ के गुड्स पाए गए हैं, मतलब कमोडिटीज़ पाए गए हैं। तो जब इंडिया के कमोडिटीज़ इन आइलैंड्स में देखे हैं, इन जगहों में देखे हैं, तो इस चीज़ पर पहुँचे, इस नतीजे पर पहुँचे कि 2300 BC में भी ट्रेडिंग हुआ करती थी, मैरीटाइम ट्रेडिंग, मतलब कि शिप्स के ज़रिए, जो समंदर के ज़रिए ट्रेडिंग हुआ करती थी। इसके अलावा अगर बहरीन की पोजीशन को देखा जाए तो बहरीन अरेबियन पेनिनसुला के बिल्कुल ईस्ट में आ जाता है और ये कहा जा रहा है कि 3000 BC में जो बहरीन था और पर्शियन गल्फ जो था, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट और बिजी पोर्ट्स हुआ करते थे, मतलब कि बंदरगाहें हुआ करती थी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और ये जितने भी कमोडिटीज़ थी, ये ट्रांसपोर्ट थी, ये इंडिया से इराक और इराक से इंडिया के दरमियान जो है ये तमाम पोर्ट्स काफ़ी अहम किरदार अदा करते थे क्योंकि इन दोनों के, जैसे कि अगर इंडिया की कमोडिटीज़ देखी जाए, इंडिया के अगर बाकियात देखे जाए तो वो इराक में पाए जाते हैं, बहरीन में पाए जाते हैं, उर में पाए जाते हैं, किश में पाए जाते हैं। और अगर इराक के देखे जाएँ कुछ बाकियात तो वो इंडिया में भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से उस वक्त भी मैरीटाइम ट्रेड हुआ करती थी। अब अगर आप इस मैप में ये उर की पोजीशन देखें तो इस उर में काफ़ी इंडिया के जो हैं सील्स पाई गई हैं, काफ़ी बाकियात पाए गए हैं। तो इंडिया इराक से कितना ही दूर है, तो ये सब कुछ जो है इस चीज़ को जाहिर करता है कि मैरीटाइम ट्रेड भी उस वक्त हुआ करती थी। इसके अलावा अगर आप मैप के मुताबिक किश आइलैंड को देखें तो ये जो रेड डॉट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किश आइलैंड को, जो कि आजकल ईरान की टेरिटरी में आता है। तो इस किश आइलैंड में भी काफ़ी जो इंडिया के रेमेंट्स हैं, जो बाकियात हैं, वो पाए गए हैं। और ये किश आइलैंड जो है किसी टेरिटरी से टच नहीं होता बल्कि एक सेपरेट आइलैंड है जो कि आजकल ईरान जो है वो गवर्न कर रहा है। उसके बाद अगर इस नक्शे के मुताबिक बहरीन की पोजीशन को देखा जाए तो बहरीन बिल्कुल अरेबियन पेनिनसुला के ईस्ट में है। यहाँ पे आपको ये जो स्टार नज़र आ रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बहरीन को। तो इस एरिया में भी काफ़ी ज़्यादा रेमेंट्स पाए गए हैं, सील्स वगैरह पाए गए हैं, जो कि ये जाहिर करता है कि वो इंडिया से हैं। और ये इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है कि उस वक्त मैरीटाइम ट्रेड हुआ करती थी। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि बहरीन में और जो पर्शियन गल्फ है यहाँ पर बहुत बिजी और इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स हुआ करते थे, बंदरगाहें हुआ करती थी जो कि एक एरिया से दूसरे एरिया में चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते थे।
According to the old Greek historian Agatharchides, the Sabians and the people of Gera were super rich and powerful in trading between Asia and Europe. They were good at sailing and fighting using big ships for their colonies. The Palmyrene Empire even set up a shipyard in Charcini to boost trade through Euphrates ports. अब इसमें ये कहा जा रहा है कि एक बहुत ही ओल्ड ग्रीक हिस्टोरियन था जिसका नाम एगाथसाइड्स था, जो कि ये बताता है कि उस वक्त में प्री इस्लामिक एंशियंट दौर में जो सेबियंस थे और जो गिरा के लोग थे, ये जो किंगडम थे ये बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और बहुत स्ट्रॉन्ग थे ट्रेडिंग में बिटवीन द एशिया एंड द यूरोप। मतलब कि इनका काफ़ी रोल था, जो एशिया के सामान हुआ करता था वो इन्हीं के ज़रिए जो है यूरोप जाता था और यूरोप का सामान इन्हीं के ज़रिए एशिया जाता था। क्योंकि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया है किंगडम ऑफ मेन में, किंगडम ऑफ सबा में और किंगडम ऑफ हिमराइट्स में कि किस तरह इनके जो इलाके हुआ करते थे वो ट्रेडिंग हब हुआ करते थे। अगर आपने किंगडम ऑफ सेबियंस के बारे में जानना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर यूट्यूब में विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने डिटेल में सेबियंस के बारे में बताया है। इसके अलावा जो पीपल ऑफ गेरा के लोग थे ये आजकल के प्रेजेंट डे में सऊदी अरेबिया में थे। ये भी काफ़ी जो है ट्रेडिंग में एक्सपर्ट हुआ करते थे, मतलब कि सेलिंग के साथ साथ ये फाइटिंग में भी काफ़ी एक्सपर्ट हुआ करते थे और इनके बहुत बड़े बड़े शिप्स भी हुआ करते थे जो कि इनके अरेबियन पेनिनसुला में डिफरेंट कॉलोनीज़ में पाए गए हैं। इसके अलावा एक और एम्पायर का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, पालमीरीन एम्पायर। ये वो एम्पायर है जो कि प्रेजेंट डे सीरिया कहलाता है। तो ये इस इलाके में एक एम्पायर थी और इस एम्पायर ने जो है बहुत बड़े बड़े शिप यार्ड्स जो हैं वो यूफ्रेटिस पोर्ट्स के पास रखे थे। मतलब कि यूफ्रेटिस का जो रिवर है उसी के साथ इन्होंने पोर्ट्स बनाए थे फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, और जहाँ पर इन्होंने पोर्ट्स बनाए थे और शिप यार्ड से उस एरिया का नाम था चारसीन। और यही वो पॉइंट था जो कि जितने भी सीरिया से कमोडिटीज़ हुआ करते थे, जितनी भी ट्रांसपोर्ट हुआ करती थी वो अरेबियन पेनिनसुला की तरफ लेकर जाते थे थ्रू यूफ्रेटिस रिवर। अगर आप इस मैप को देखें तो आपको ये यूफ्रेटिस का जो एरिया है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है यूफ्रेटिस रिवर, और इसी रिवर के ऊपर यूफ्रेटिस पोर्ट्स बनाए गए थे जो कि पालमीरीन एम्पायर ने बनाए थे और पालमीरीन एम्पायर सीरिया में एग्जिस्ट करती थी। यही यूफ्रेटिस रिवर जो है वो ये कुवैत की तरफ आता था और जितनी भी ट्रांसपोर्ट हुआ करती थी वो इस सीरियन एम्पायर से जो है अरेबियन पेनिनसुला में पहुंच जाती थी यूफ्रेटिस पोर्ट्स के ज़रिए। Ancient Sabians were known for their seafaring and trade. The historian Periphas of the Erythraeans mentioned how Arab controlled the coast of Izana, East African coast of north of Somalia. The Chinese fiction found settlements of Sabians and Arabs in Sri Lanka by trade. अब इसमें कहा जाता है कि जो एंशियंट सेबियंस थे वो बहुत एक्सपर्ट थे सी फेयरिंग में और ट्रेड में। तो सी फेयरिंग का मतलब है रेगुलर ट्रैवलिंग बाय सी। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी है, ये एक ग्रीक बुक है, ग्रीक कॉन्टेक्स्ट है जिसमें ये मेंशन किया गया कि किस तरह जो अरब थे उनका इज़ाना के ऊपर कंट्रोल था। इज़ाना जो है ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट है जो कि नॉर्थ ऑफ सोमालिया है। मतलब कि जो अफ्रीका है उसके नॉर्थ में जितनी भी कोस्ट लाइन आ रही है उसको आप इज़ाना कहते हैं। तो ये जो पेरिफ्लस ऑफ एरिथ्रियन सी है इस कॉन्टेक्स्ट में ये इज़ाना के बारे में लिखा गया कि किस तरह जो अरब थे वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जो इज़ाना कोस्ट लाइन था उसको कंट्रोल करते थे। इसके अलावा एक चाइनीज़ स्कॉलर था फिक्सन, उसने ये बताया कि जो किंगडम ऑफ सेबियन था वो इतने एक्सपर्ट हुआ करते थे ट्रेडिंग में कि उनके जो बाकियात हैं, जो रेमेंट्स हैं वो श्रीलंका में भी पाए गए हैं। आपको मालूम है कि श्रीलंका जो है कहाँ पर मौजूद है, इंडियन ओशन में मौजूद है और वहाँ पर भी किंगडम ऑफ सेबियन की बाकियात मिलते हैं। इसके अलावा अगर आपने किंगडम ऑफ सेबियन के बारे में पढ़ना है तो मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। इस मैप के मुताबिक आपको जो ये ग्रीन एरिया नज़र आ रहा है ये अरेबियन पेनिनसुला का एरिया है और इसके अलावा जितना भी ये वाइट कलर का एरिया ये रिप्रेजेंट कर रहा है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को। जो भी एरिया इस ब्लैक सर्कल के अंडर आ रहा है जो कि कोस्ट लाइन है, इसी कोस्ट लाइन को आप इज़ाना कोस्ट लाइन कहते हैं जो कि अफ्रीका के नॉर्थ में पाई जाती है। सो अब आ जाते हैं कुरैश एंड ट्रेड। The Quran talks about the Quraysh tribe journey in winter and summer because Makkah was on a big trade road. Hashim Muhammad's great-grandpa was a top merchant with a shop in Gaza. He made deals called Ilah for trade between the Quraysh and others. His tomb is in Sayyid al-Hashim Mosque. अब इसमें ये कहा जा रहा है कि कुरान में अगर आप सूरत कुरैश में देखें तो उसमें भी इसी ट्रेड के बारे में जिक्र किया गया है
कुरैश की। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो कुरैश थे जो मक्का में रहते थे वो जो गर्मियाँ होती थी, समर होते थे तो नॉर्थ की तरफ ट्रेड किया करते थे और जब विंटर होते थे तो साउथ की तरफ ट्रेड किया करते थे, यमन की तरफ। इसके अलावा ये बताया गया कि हाशिम जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ग्रैंडपा थे तो वो जो थे टॉप मर्चेंट थे उस वक्त मक्का के, और वो जाया करते थे नॉर्थ एरियाज़ में, वहाँ पर एग्रीमेंट्स किया करते थे। जैसे कि एक एग्रीमेंट हो गया इलाफ का, ट्रेड के पर्पज़ के लिए वो इस तरह के एग्रीमेंट किया करते थे, और उनका जो टॉम्ब है वो सैयद अल हाशिम मॉस्क में मौजूद है। सदर्न अरेबिया सी फेरिंग। Gus Van Beek said South Arabians picked up sailing skills from advanced sea people they met. Charles Henry Stanley Davis found that Phoenicia, a seafaring group from 1100 to 200 BC, set up merchant towns in Yemen ages ago. तो इसमें ये कहा जा रहा है कि गस वैन बीक जो है उसने साउथ अरेबियन के बारे में ये कहा कि साउथ अरेबियंस जो लोग थे, जहाँ पर मैंने आपको किंगडम ऑफ सेबियन, किंगडम ऑफ मेन और किंगडम ऑफ हिमाराइट्स का जिक्र भी किया है, और बाकी भी बहुत से कातुबंस थे और बाकी साउथ अरेबिया में रहते थे, उनकी जो सेलिंग स्किल्स थी वो काफ़ी एडवांस हुआ करती थी। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा कि जितने भी सद अरेबियन के लोग हैं उन्होंने इस तरह ही ये सेलिंग स्किल नहीं सीखी, बल्कि उन्होंने किसी ऐसे एक्सपर्ट से सीखी है ये तमाम स्किल्स जो कि सी फेरिंग थे, मतलब कि जिनका काम ही सी के ऊपर ट्रैवलिंग करना था। तो उन्होंने जो साउथ अरेबियन के लोग हैं उन्होंने किसी ऐसे ग्रुप से ये सब कुछ सीखा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हुआ करते थे। अगर अफ्रीका में देखा जाए तो वहाँ पर भी उन्हीं की तमाम ट्रेड्स हुआ करती थी, इंडिया में भी उन्हीं का हुआ करता था, श्रीलंका में भी उन्हीं की कमोडिटीज़ पाई जाती थी और नॉर्थ अरेबिया में भी वही कमोडिटीज़ पाई जाती थी। तो काफ़ी वो एक्सपर्ट थे इस चीज़ में। इसके अलावा जो चार्ल्स हेनरी था उसने भी ये कहा कि 1100 टू 200 BC में कोई फोनेशियन ग्रुप था जो कि आया और यमन में आबाद हुआ। तो इनका कहना ये है कि जितने भी ये साउथ अरेबियंस हुआ करते थे इन्होंने इसी फोनेशियन ग्रुप से ये तमाम सेलिंग स्किल सीखी है और तमाम ट्रेड वगैरह की टेक्निक्स सीखी हैं। इसके अलावा अगर आपको मैं पोजीशन बताऊं फोनेशिया की, तो जितना भी ईस्टर्न मेडिटेरियन है, ईस्टर्न मेडिटेरियन सी के साथ जितने भी इलाके आ जाते हैं वो फोनेशिया कहलाते हैं, जो कि प्रेजेंट डे लिबनान भी कहलाता है। तो इन इलाकों से कोई ग्रुप आया था साउथ अरेबिया में और तमाम लोगों को जो है सेलिंग स्किल सिखाए हैं, और इन हिस्टोरियन ने इसीलिए फोनेशिया के साथ इसको मैच किया है क्योंकि फोनेशियंस लोग थे और जो साउथ अरेबियन थे इनकी स्किल काफ़ी एक दूसरे के साथ मिलती जुलती थी, जो कि सेलिंग स्किल थी। फिर आ जाते हैं अरब हार्बर्स पर, बंदरगाहें। ग्रीक सेलर ट्राई टू चैलेंज अरब सी ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट इन द अर्ली मिडल एजेस बट कुडंट बीट देम। अरब ट्रेड कंटिन्यू स्ट्रॉन्ग व्हाइल ग्रीक मैरीटाइम ट्रेड डिक्लाइंड। इसमें हिस्टोरियंस का कहना यह है कि अर्ली मिडल एजेस में ग्रीक्स और अरब ट्रेड के दरमियान मुकाबला हुआ करता था, कंपटीशन हुआ करता था। मतलब कि जो अरब ट्रेड्स थे वो इंडिया से इजिप्ट और फिर इजिप्ट से इंडिया के दरमियान ट्रांसपोर्ट वगैरह करते थे, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और अरब जो थे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए थे। और सेम उसी तरह अगर ग्रीक को देखा जाए तो ग्रीक जो है वो इतने ज़्यादा मैरीटाइम ट्रेड में एक्सपर्ट नहीं थे, जिसकी वजह से उनकी मैरीटाइम ट्रेड जो है वो डिक्लाइन की तरफ चलती गई। ग्रीक्स जो थे वो इस ट्रेडिंग में इतने ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हुआ करते थे, बल्कि वो फ़िलासफ़ी और इन चीज़ों में काफ़ी एक्सपर्ट थे, जो कि आजकल भी हम पढ़ते हैं फ़िलासफ़ीज़ उनकी। Arabian Peninsula had many harbors with key one like Al-Abulla, Gerha and Sohar in the east and Mocha को आप मोका भी कह सकते हैं, Kani, Aden and Muska in the south. Important western ports included Al-Shahiba, Ela and Luwikat Koma. अरेबियन पेनिनसुला की इन तमाम बंदरगाहों के बारे में बताया गया कि अरेबियन पेनिनसुला की ये काफ़ी फेमस बंदरगाहें हुआ करती थी, जो कि अगर आप ईस्ट की तरफ देखें तो अल अबुल्ला, गिरा और सोहर आता है, ये उनके नेम्स हैं। और अगर आप साउथ की तरफ देखें तो मोचा, कानी, एडन और मुस्का आ जाता है। इसके अलावा अगर आप वेस्टर्न की तरफ देखें, मतलब कि मगरिब की तरफ देखें, तो अल शाहिबा, एला और लुविकत कोमा आ जाता है। ये उन तमाम फेमस पोर्ट्स के नाम थे। इसके अलावा बाकी भी बहुत पोर्ट्स पाई जाती थी, लेकिन इनके ज़रिए काफ़ी ज़्यादा इनकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी और काफ़ी ज़्यादा ट्रेड हुआ करती थी इन बंदरगाहों में।
Arab used sea routes from places like the Euphrates of Mason to Dibal of the Indus River, or from the Al-Abulla through Oman to India. Travelers from Yemen's harbour like Kani and Musa of Gyor sailed directly to India without stopping for supplies. अब इसमें ये कहा जा रहा है कि अरब जो थे वो इस तरह के सी रूट्स इस्तेमाल करते थे, जैसे कि यूफ्रेटस ऑफ मेसन से लेकर डीबल ऑफ द इंडस रिवर। अब मैंने आपको अपने पिछले मैप के ज़रिए बताया है कि जितने भी पोर्ट्स थे यूफ्रेटस रिवर के ऊपर, उसको यूफ्रेटस पोर्ट्स कहा जाता है। और यही यूफ्रेटस पोर्ट्स जो थे ये डायरेक्टली कुवैत में आ जाते थे, और कुवैत में आने के बाद कुछ कमोडिटीज़ जो थी वो अरेबियन पेनिनसुला में भेज दिया जाता था, और कुछ कमोडिटीज़ जो थी वो इंडिया की तरफ चले जाते थे। और जो कराची का जो ओल्ड नेम है वो दीबल है, तो मतलब कि इंडस रिवर पर वहाँ पर दीबल पर पोर्ट्स हुआ करती थी कराची में, जो कि इस तरह से यूफ्रेटस रिवर के थ्रू दीबल पर जाया करता था। सब कुछ इंडस रिवर के थ्रू मतलब सब कॉन्टिनेंट में जाया करता था। इसके अलावा अल उबुल्ला थ्रू ओमान टू इंडिया। अल उबुल्ला जो पोर्ट्स थी ये जो है ओमान में एग्जिस्ट करती थी, और इस तरह से ओमान से इंडिया की तरफ जो चीज़ें भेजी जाती थी, ट्रांसपोर्ट की जाती थी, वो इस अल उबुल्ला से की जाती थी। इसके अलावा जो यमन की पोर्ट थी, यमन की जो हैरबर सी बंदरगाह वो कानी थी, और जो गिरहा की थी वो मूज़ा थी। मतलब कि गिरहा के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो भी प्रेजेंट डे सऊदी अरेबिया में एक किंगडम हुआ करती थी, काफ़ी पावरफुल हुआ करती थी ट्रेडिंग के लिए। इसी तरह पे इन पोर्ट्स के ज़रिए जो है कमोडिटीज़ इंडिया जाया करती थी, अफ्रीका जाया करती थी, और यूरोप भी जाया करती थी। अब आ जाते हैं अरब्स लैंड ट्रेड पे कि ज़मीन के ज़रिए किस तरह अरब्स जो है ट्रेड किया करते थे। The Frank Inces and Mirror theory basically says that Arab traders from southern Yemen were super important in trading special goods along the Silk Route and Indian Ocean routes. They moved and shared Frank Inces and Mirror using their big land trade network linking various places. तो इसमें ये कहा जा रहा है कि फ्रैंक इंसेस एंड मिरर थ्योरी, ये मतलब कि एक किस्म की थ्योरी है जो इस चीज़ के बारे में बताती है कि जो यमन में अरब्स हुआ करते थे, मतलब कि जो सदर्न यमन हुआ करता था, वहाँ पर जितने भी अरब्स हुआ करते थे काफ़ी जो है एक्सपर्ट हुआ करते थे ट्रेडिंग में, जो कि गुड्स को ट्रेड किया करते थे। इसके अलावा जो सदर्न यमन है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंसेंस और मिर्र पाया जाता था। इंसेंस के बारे में तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो इस तरह की एक स्पेशल चीज़ होती है, नेचुरल चीज़ है, जो कि परफ्यूम्स में खुशबू के लिए यूज़ की जाती है और मेडिकल पर्पसेस के लिए। तो सेम इसी तरह जो मिर्र है ये भी एक इस किस्म की नेचुरल चीज़ है जो कि खुशबू के लिए यूज़ की जाती है और इसके अलावा मेडिकल पर्पसेस के लिए भी। लेकिन इसकी जितनी भी फ्रेगनेंस होती है वो इंसेंस से चेंज होती है, डिफरेंट होती है। तो ये दो चीज़ें सदर्न अरेबिया में काफ़ी पाई जाती थी। तो इसीलिए इस थ्योरी में ये कहा जाता है कि सदर्न अरब जो होते थे सिल्क रोड को इस्तेमाल किया करते थे और इंडियन ओशन रूट्स को इस्तेमाल करके ये तमाम फ्रैंक इंसेस और मिर्र की ट्रांसपोर्ट किया करते थे और काफ़ी एक्सपर्ट हुआ करते थे इस चीज़ में। उनकी सेलिंग स्किल जो थी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी। और वक्त के साथ साथ जो ये इंसेंस है और मिर्र की इतनी ज़्यादा वर्ल्ड में डिमांड होने लग गई कि इसी इंसेंस और मिर्र की वजह से काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क्स बन गए, ट्रेड नेटवर्क्स। काफ़ी इलाके से, रीजन से लोग आया करते थे इंसेंस के लिए और मिर्र के लिए। यूरोप से आया करते थे, अफ्रीका से आया करते थे, एशिया से आया करते थे, इसके अलावा नर्दर्न अरेबिया से भी आया करते थे। और इसी ट्रेड की वजह से जो इसी सदर्न यमन के बाकियात जो हैं श्रीलंका में भी पाए जाते हैं, इंडिया में भी पाए जाते हैं, अफ्रीका में भी पाए जाते हैं, क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा ट्रेड नेटवर्क्स हुआ करते। तो यही थ्योरी है फ्रैंक इंसेंस और मिर्र की जो इस चीज़ को हाईलाइट करती है कि साउथ अरेबिया जो था वो काफ़ी ज़्यादा उसके ट्रेड नेटवर्क थे इंसेंस और मिर्र की वजह से। The ancient trade route started from Kani in Hadramaut, splitting into two paths. One path went to east to Shabwa, passing by Wadi Hajar and Wadi Arma. The other path went towards Aden, then to Najran, and further northeast toward Wadi al-Dawasi, with stop at a village like Al-Fa and Al-Aflaj. From there, the road divided again with one path leading to the east to the Persian Gulf and other
लीडिंग नॉर्थ टू द लेवेंट। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो एंशियंट ट्रेड था, जो अरब्स का एंशियंट ट्रेड था, वो इस तरह से था कि हद्रमत के एक मकाम कनी पर पाथ्स जाते थे, दो पाथ जो कि दो रास्तों पे स्प्लिट हो जाते थे। जो सबसे पहला पार्ट था वो जाता था मशरिक की तरफ शबवा की तरफ, जो कि वादी हजार और वादी अरमा से गुजर कर जाता था। इसके अलावा जो दूसरा पाथ था वो जाता था एदन की तरफ। ये जो एदन है ये यमन के साउथ में मौजूद है। दूसरा पाथ पहले एदन की तरफ जाता था, फिर एदन से दोबारा नॉर्थ की तरफ नजरान की तरफ जाता था, और उसके बाद मजीद नॉर्थ ईस्ट से लेकर जाता था वादी अल दवासिर के पास, और रास्ते में स्टॉप्स आ जाते थे विलेज के, जिसको अल्फा कहते थे और अल अफलज कहते थे। उसके बाद फिर उसी विलेज से, जो अल्फा और अल अफलज वाले विलेज से दोबारा जो वो पाथ था वो नॉर्थ की तरफ चला जाता था, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ पर्शियन गल्फ की तरफ जाने के बाद पर्शियन गल्फ से लेवेंट में चला जाता था। ये वो दो रूट्स थे जो कि एंशियंट अरब्स जो थे इस पे ट्रेड किया करते थे। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आपको मैप के ज़रिए समझाती हूँ। इस स्लाइड को समझने के लिए, क्योंकि ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है, आप इस चीज़ को अपने जहन में रखें कि हद्रमत एक पॉइंट था यमन में, और इस हद्रमत से दो पाथ निकलते थे, दो रास्ते निकलते थे। अब आपको मैप के ज़रिए बताती हूँ हद्रमत की पोजीशन कि किस जगह से दो रास्ते निकलते थे। अब ये जो आप मैप में पॉइंट देख रहे हैं, जो ऑरेंज कलर है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हद्रमत पॉइंट को, और ये यमन में पॉइंट एग्जिस्ट करता है, ये रीजन। और यमन के इसी रीजन से दो पाथ निकलते हैं जो कि अरब्स जो थे एंशियंट टाइम में ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया करते थे। एक पॉइंट जो है वो ईस्ट की तरफ जाता है, मतलब कि मशरिक की तरफ, इसी हद्रमत से निकलता है, और दूसरा पॉइंट जो है पहले साउथ की तरफ जाता है, उसके बाद नॉर्थ की तरफ जाता है, और नॉर्थ के बाद फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता है। अब अगर आप इस मैप को देखें तो ये रेड कलर रिप्रेजेंट कर रहा है शबवा को, जो हद्रमत के बिल्कुल साथ है, जो कि हद्रमत की ईस्ट की तरफ है। तो ये वो पॉइंट है जो एक पाथ इस पॉइंट की तरफ जाता है, एक रूट इसकी तरफ जाता है शबवा की तरफ ट्रेड के लिए, और ये वादी हजार और वादी अरमा से होकर जाता है। ये आपको वादी अरमा और वादी हजार की पिक्चर्स भी नज़र आ रही हैं। तो आपको इन मैप से पहले अरब एंशियंट रूट की तो समझ आ गई होगी कि किस तरह हद्रमत से शबवा की तरफ जाता है, और बीच में से वादी हजार और वादी अरमा भी आते हैं, जो मैंने आपको पिक्चर्स भी उनके दिखाए हैं। तो ये उनका पहला पाथ था एंशियंट अरब्स का, जिस पे वो ट्रेड किया करते थे। अब आ जाते हैं दूसरे पाथ पे। अब आपको ये ऑरेंज कलर में हद्रमत नज़र आ रहा है, इसी हद्रमत से जो दूसरा पार्ट है वो निकलता है। नीचे जो रेड डॉट आपको नज़र आ रहा है एडन, इस मकाम पर जाके दूसरा पाथ स्टॉप करता है, और यहाँ पर फिर मैरीटाइम ट्रेड भी स्टार्ट होती है, और इसके अलावा लैंड ट्रेड भी जो है इसी एडन के ज़रिए, एडन रूट के ज़रिए किया करते थे एंशियंट अरब्स। उसके बाद अब आपको इस मैप में नजरान नज़र आ रहा है। तो जैसे मैंने आपको एडन की पोजीशन दिखाई थी, उसी एडन की पोजीशन से साउथ से डायरेक्ट जो है ऊपर नॉर्थ की तरफ नजरान की तरफ वो पाथ जाता था। तो एडन से ही जितने भी ट्रांसपोर्ट वगैरह होती थी, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, तो वो इसी एडन रूट पर आकर रुकते थे, और एडन से फिर डायरेक्ट नजरान की तरफ चले जाते थे। कुछ कमोडिटीज़, कुछ जो स्टफ़ होता था वो नजरान की तरफ चला जाता था, और कुछ स्टफ़ जो है वो हद्रमत की तरफ चला जाता था। तो ये एदन से जो नजरान तक का जो रूट है, इस पर भी ट्रेड हुआ करती थी। और ये जो ट्रेड था ये वादी दावत से निकलता था, और नजरान पहुंचकर बिल्कुल जो नजरान का एंड है, जो नजरान का नॉर्थ ईस्ट एंड है, वहाँ पर अल्फा और अल अफलज जैसे गांव होते थे, वो स्टॉप होता था वहाँ पर उस ट्रेड रूट का। अब आपको इस दूसरे ट्रेड रूट की भी समझ आ गई होगी कि एडन किस पोजीशन पर है, और अल दवासिर किस पोजीशन पर है, और नजरान किस पोजीशन पर है, और ये जो दो गांव आ रहे हैं अल्फा और अल अफलज, ये किस पोजीशन पर हैं। उसके बाद फिर इन्हीं गांव से, अल्फा और अल अफलज गांव से जो है मजीद जो है वो दो रास्ते निकलते थे। एक रास्ता पर्शियन गल्फ की तरफ निकलता था, और एक रास्ता नॉर्थ की तरफ निकलता था, जो कि लेवेंट तक जा पहुंचता था। अब मैं आपको मैप के ज़रिए बताती हूँ कि ये पर्शियन गल्फ किस एरिया पर है, और ये जो लेवेंट है ये किस रीजन में पाया जाता है, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से इन तमाम ट्रेड रूट्स की पोजीशन समझ में आए।
इस मैप के मुताबिक आपको ब्लू एरिया में पर्शियन गल्फ नजर आ रहा है। यही पर्शियन गल्फ है जो अल्फा और अल अफलज गांव से जो है मतलब कि नजरान के नॉर्थ ईस्ट से एक रूट जो है पर्शियन गल्फ की तरफ जाता है और फिर इसी पर्शियन गल्फ से जो है मैरीटाइम ट्रेड भी स्टार्ट होती है जो कि इंडिया की तरफ जाती थी, ईरान की तरफ जाती थी, किश आइलैंड की तरफ जाती थी, श्रीलंका की तरफ जाती थी। तो इसी तरह ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट ट्रेड रूट था। उसके बाद नजरान के नॉर्थ ईस्ट में जो अल्फा और अल अफलज गांव था उसी पॉइंट से जो है एक और पाथ निकलता है नॉर्थ की तरफ। ये है वो लिवेंट पाथ जो कि जॉर्डन के ऊपर पाया जाता है, जो कि सऊदी अरब के नॉर्थ में पाया जाता है। तो एक जो रूट था वो नॉर्थ की तरफ निकलता था। तो इस तरह जो नजरान है, नजरान से भी दो इम्पोर्टेंट रूट्स निकलते थे जो कि एक पर्शियन गल्फ की तरफ जाते थे और एक लेवेंट की तरफ जाते थे। तो उम्मीद है कि आपको इन तीनों ट्रेड रूट्स के बारे में पता चल चुका होगा जो कि लैंड पर थे, जो कि हदरामत से पहले ईस्ट की तरफ जाते हैं, ईस्ट के बाद हदरामत से साउथ की तरफ जाते हैं और फिर साउथ से जो है वो नॉर्थ की तरफ जाते हैं और नॉर्थ से फिर पर्शियन गल्फ और लेवेंट की तरफ जाते हैं। ये वो तमाम लैंड रूट्स थे जिन पर अरब जो है एंशिएंट दौर में ट्रेड किया करते थे। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। इसके अलावा अगर आपने एंशिएंट किंगडम्स के बारे में समझना है, किंगडम ऑफ मेन, किंगडम ऑफ सैबियन या किंगडम ऑफ हिमालयट्स के बारे में, तो आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। इस्लामिक हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट है। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।